नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान। जी हां, 3 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर ये उपचुनाव। तो बड़ी खबर, और 14 जून को जारी होगी गजट। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें तो देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर ये उपचुनाव होने जा रहे हैं। बड़ी खबर, 14 जून को जारी होगी गजट नोटिफिकेशन। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तो 21 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल में उपचुनाव का ऐलान जो है वो हो चुका है। इन 3 बची सीटों पर ये उपचुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए होगा मतदान और निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव इन 3 सीटों पर हो रहे हैं। देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीटों पर ये उपचुनाव जो है वो हो रहे हैं। तो 14 जून को जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। उसके बाद 21 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख रहेगी। निश्चित तौर पर अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये 3.5 साल के लिए चुनाव होने जा रहा है और ये एक ऐसा चुनाव है जब से देश आजाद हुआ है और देश आजाद होने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया और उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे क्या कारण रहे? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो चाहे कांग्रेस की सरकार है उसको समर्थन कर सकता है, चाहे विपक्ष है उसको समर्थन कर सकता है। इस्तीफा देने की क्यों जरूरत पड़ी? और वो दोबारा से फिर 3.5 साल का क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्योंकि उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, उन्होंने 14 महीने में इस्तीफा दिया। अब क्यों लड़ेंगे चुनाव? ये तो भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट देती है, फैसला करती है, तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन इसके पीछे एक चीज तो स्पष्ट नजर आती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो आजाद प्रत्याशी के रूप में विधायकी थी उसको बेचा है। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अब ये 3 बची हुई जो विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर अब स्थिति यहां पर कुल मिलाकर आगे क्या रहती है राज्य में, वो इन चुनावों के बाद साफ हो जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, सियासी संकट के बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, राज्यसभा क्रॉस वोटिंग जो है राज्यसभा में हुई थी और ऐसे में पाला बदलकर जो है कुछ कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए थे, उनके इस्तीफे भी हुए थे, उनको अयोग्य जो है वो घोषित किया गया था। और उसके बाद 3 निर्दलीय विधायक जो हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा यहाँ जो है अपनी विधायकी से इस्तीफा यहाँ पर दिया था, जिसके बाद इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। वो लोग जो है तीनों ही विधायक अब हाईकोर्ट के दरवाजा जो है उन्होंने खटखटाया। वहां पर भी डबल बेंच में 2 अलग अलग अदालतों में अलग अलग व्यू जो है वहां पर दिए गए और यह भी कहा गया कि इस पर आखिरी फैसला जो है वो विधानसभा स्पीकर को ही पूरे मामले के ऊपर लेना है। तो अब आखिरकार 3 जून को, ठीक जिस दिन 4 जून था, 4 जून को जिस दिन मतगणना हो रही थी उससे ठीक एक दिन पहले जो है इन तीनों विधायकों के इस्तीफे जो है वो यहाँ पर मंजूर कर लिए गए थे। इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो एक बार फिर से सक्रिय होता दिखाई दिया और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही इन तीनों सीटों पर जो है वो इस्तीफे हो सकते हैं। 3 सीटें कौन कौन सी है? देखिए, देहरा से इंडिपेंडेंट विधायक जो है होशियार सिंह थे। इसी तरह से अगर हमीरपुर सदर की अगर बात करें, हमीरपुर शहर की अगर बात करें तो वहां से आशीष शर्मा जो है वो निर्दलीय विधायक चुनकर जो है विधानसभा गए थे। इसके अलावा केएल ठाकुर जो है वो नालागढ़ विधानसभा से थे। तो इन तीनों ही सीटों पर अब ये तय हो गया है, चुनाव की घोषणा जो है वो यहाँ पर हो गई है और अब जल्द ही यहाँ पर जो है वो चुनाव होंगे और उसके बाद जो तारीखें हैं जिस तरह से आपने कहा वो तारीखों उनके हिसाब से जो है वो अब गजट नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। लेकिन इन 3 इस्तीफों के बाद से सियासी घटनाक्रम जो जिस तरह से पहले से हम देख रहे थे कि लगातार
बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे थे, आरोप जो है वो लग रहे थे कि आखिरकार क्या ऐसी वजह जो है वो तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की यहां पर नौबत आ गई थी। तो इसके ऊपर लगातार जांच जो है वो विधानसभा सचिवालय की तरफ से की जा रही थी, जिसके ऊपर लगातार बयान जो है वो विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया उनकी तरफ से भी सामने आ रही थी। लेकिन अब यह बिल्कुल तय हो गया और ऐसे में 3 उपचुनाव एक बार फिर से तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में 3 जिलों में जो है वो यहां पर जो जिले इसके भीतर आते हैं उन सभी जगहों पर जो है अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग गया है, यानी कि जो आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है वो यहां पर लग गई है। ऐसे में कामकाज जो है वो भी लगातार प्रभावित होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो यहां पर जो है वो एक बार फिर से अब हावी होती नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि क्या वजह रही, क्या सियासी संकट को हवा देने के लिए इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश यहां पर की, जिसे लंबे अरसे के बाद जो है, चाहे वो हम हाईकोर्ट की अगर बात कर लें, हाईकोर्ट में मामला गया लेकिन वहां से भी कोई बहुत अच्छा रिलीफ जो है, खासा रिलीफ उनको नहीं मिला, लेकिन इस्तीफे जो है फिलहाल अब स्वीकार कर लिए गए हैं। और ऐसे में दोनों ही दल, देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं और जिनका मुकाबला आमने सामने पिछले समय में भी देखा गया और आने वाले समय में भी जब ये चुनाव हो रहे हैं तब तीनों ही सीटों पर जो चुनाव होंगे इसमें मुख्य दल जो है वो भाजपा और कांग्रेस ही आमने सामने होंगे। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि तीनों ही विधायक जो भाजपा में शामिल हुए हैं अब इनको भाजपा से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन क्या इस पर आखिरी फैसला लिया जाता है, इस पर नजर जो है वो यहां पर रहेगी। क्या ये पार्टी से ही, भाजपा से ही टिकट जो है वो इनको मिलता है या चुनाव जो है वो भाजपा से ही लड़ेंगे या फिर और कोई विकल्प इनके पास होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल विकास, हालांकि कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल लोकसभा और कुछ हिमाचल की सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव है वो भी संपन्न हुए हैं, तो कितना फर्क, इसका कितना असर जो है वो इन पर पड़ता दिख सकता है? देखिए 4 तो लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए जो कि खाते में बीजेपी के ये 4 सीटें गई हैं। इसके अलावा 6 उपचुनाव यहां पर हुए थे, वो बड़े मायनों में अहम थे और उसमें यही माना जा रहा था कि आखिरकार इसमें होता क्या है। अगर ये अनुकूल, जिस तरह से भाजपा कह रही थी कि हमारे जो ये 6 के 6 विधायक हैं अगर इनके हक में जाते और 6 की 6 सीटों पर भाजपा अगर चुनाव जीतती, भाजपा के कैंडिडेट अगर चुनाव जीतते तो समीकरण कुछ और थे। सरकार का यह आरोप है, कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि सरकार को संकट में डालने के लिए और कहीं ना कहीं जो जनमत यहां पर दिया गया था जनता की तरफ से, उसको प्रभावित यहां पर किया जा रहा है और ऐसे में सरकार को गिराने की पूरी मंशा भाजपा की यहां पर है। और इसी कड़ी में इन 6 जो कांग्रेस के बागी जो लोग थे, बागी जो नेता थे, उनको भाजपा ने अपनाया और उनको यहां पर टिकट दिया। लेकिन उसके बाद चुनाव अब हुए 6 सीटों पर और उसके बाद 4 सीटों पर कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल करी है, जबकि 2 सीटों पर जो है वो भाजपा को जीत हुई है। तो कुल मिलाकर अभी तक के समीकरण को हम देखें, जो जिस तरह से जानकार जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसमें बड़ा नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि 6 विधायक छिटक कर जब भाजपा में गए उसके बाद 4 सीटों पर जरूर कांग्रेस की जीत यहां पर हुई है, लेकिन 2 सीटों पर नुकसान भी तो यहां पर कांग्रेस को हुआ है। तो ऐसे में अगर आगे की प्रक्रिया हम देखें, जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार पर संकट है, तो मुझे तो अभी ऐसा कोई खासा संकट जो है फिलहाल इन 3 चुनावों के बाद भी कोई नजर नहीं आता, क्योंकि जो बहुमत है वो पूरी तरह से अभी भी कांग्रेस के पास है, कांग्रेस सरकार के पास है। फिलहाल सुक्खू सरकार को ऐसा कोई संकट नजर नहीं आता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब ये चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी भी संकट बरकरार है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा जो है वो अपना दे देना चाहिए। लेकिन किस नैतिकता की बात यहां पर जयराम ठाकुर कर रहे हैं वो अभी समझते परे है, क्योंकि ये जरूर यहां पर कहा गया कि 68 सीटों में से 61 सीटों पर भाजपा की जीत यहां पर हुई है। भाजपा के जो नेता हैं उनको यहां पर बढ़त मिली है 61 विधानसभा सीटों पर। तो ऐसे में कई तरह के सवाल जयराम ठाकुर की तरफ से उठाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि 30 करोड़ का अतिरिक्त खर्च जो है अब अगर ये चुनाव होते हैं तो इसको सरकार को अलग से वहन करना होगा, जबकि अगर ये 6 सीटों के साथ ही अगर ये चुनाव 3 सीटों पर हो जाते तो उन्हीं चुनावों के साथ जो है ये चुनाव भी संपन्न होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल अभी सारी चीजों को अगर अलग कर दिया जाए और ये देखा जाए कि क्या सरकार पर संकट है या क्या मंशा जो है वो भाजपा की है, जिस तरह से लगातार सवाल कांग्रेस और राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तो फिलहाल अभी संकट दिखाई नहीं देता। हाँ, ये जरूर है कि तीनों जब ये जीत जाएंगे या जब भी चुनाव जो है 3 सीटों पर होते हैं, किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, उसके बाद ही समीकरण जो है वो बन पाएंगे और उसके बाद ही ये कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए एक चीज अहम और है अंजलि, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि 6
जो मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस जो यहां पर बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी संकट के बादल जो है वो छाए हुए हैं। हालांकि मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, हाईकोर्ट में चल रहा है, जल्द ही उस पर कोई बड़ा फैसला आएगा और उसमें 3 अलग अलग रिट पिटीशन जो है वो यहां पर दायर की गई हैं, जिसमें एक मुख्य जो है वो यही है कि जो भाजपा के 11 विधायक हैं उन्होंने ये मांग की है कि इनको अपने पद से हटना होगा, यानी कि मुख्य संसदीय सचिव जो 6 बनाए गए हैं इनको अपने पद से हटना होगा, साथ ही इनकी विधायकी जो है वो भी बर्खास्त की जाए। तो इसके ऊपर देखते हैं अभी क्या फैसला जो है वो अदालत की तरफ से आता है, क्या समीकरण आगे बनेंगे। लेकिन इतना जरूर है फिलहाल 3 विधायकों के 3 विधानसभाओं के जो ये अब उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर सियासी गर्माहट जो है वो तेज हो गई है। हलचल जो है वो बहुत तेज हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो इन 3 सीटों पर सबकी यहां पर नजर रहने वाली है, क्योंकि इससे आगे का जो सफर है, राजनीतिक सफर है राज्य का, वो यहां पर तय हो सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं मोदी कैबिनेट 3.0 में जेपी नड्डा ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली है और जेपी नड्डा दूसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं जेपी नड्डा का राजनीतिक सफर। जगत प्रकाश नड्डा ने 1975 में एबीवीपी ज्वाइन की। वहीं 1991 से 1994 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पत्नी मल्लिका नड्डा भी 1988 से 99 तक एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव रही। 2014 में मोदी सरकार में बनने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2012 और 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। जेपी नड्डा पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए थे। 1994 से लेकर 1998 तक राज्य विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। 1998 में जेपी नड्डा फिर विधायक चुने गए। इस बार उन्हें स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2007 में उन्हें फिर से चुनाव जीतने का अवसर मिला। प्रेम कुमार धूमल की सरकार में मंत्री बने। वन पर्यावरण विज्ञान व टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री बने। 2020 में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2022 में कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी है और जहां एक ओर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वहीं उनके मंत्रिमंडल में जगत प्रकाश नड्डा को भी जगह मिली है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म को निष्ठा से निभाया है, साथ ही कैबिनेट में संतुलित मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। बधाई देता हूं। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड उनके नाम पर स्थापित हुआ है। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं और ये इस तरह का दृश्य पूरा देश जो है वो लगभग 60 वर्षों के बाद देख रहा है कि एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक रूप से उनके किए हुए काम पर देश ने मोहर लगाई है, उनकी नीतियों पर, उनके परिश्रम पर।
जहां तक वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार बनी है, इसमें मैं यही कहूंगा कि बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जो पिछले कल। और वैसे भी एक बात को लेकर बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही चाहे स्पष्ट बहुमत में भी रही, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन के धर्म को पूरा निष्ठा के साथ निभाया है। और उस दृष्टि से अब भी इस मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में अगर हम देखें तो सभी जो गठबंधन के जो हमारे एनडीए के जो पार्टनर है उनको अकोमोडेट किया है और बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। और जो प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का है, और हम हिमाचल के रहने वाले हैं, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि नड्डा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बढ़ेंगे आगे। उधर किन्नौर जिले में मानसून से पहले प्रशासन तैयारियों में जुट चुकी है और डीसी अमित कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि किन्नौर जिले में 14 जून से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से लोगों को आपदाओं से निपटने के बारे में जानकारी दी जाएगी। नॉट जून स्पेसिफिकली, बट जुलाई अगस्त ऑनवर्ड जो मानसून सीजन है खासकर वो किन्नौर के लिए देखा गया है। पिछले साल तो काफ़ी सेंसिटिव रहा था, काफ़ी हमारे ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट रहा, काफ़ी लोगों को जान माल के नुकसान हुए। इट इज़ देयर। तो इसके संदर्भ में जैसे 14 तारीख को हमारी एक मॉक ड्रिल होने वाली है स्टेट लेवल पे, तो उसके संबंध में ही आज हमारी ओरिएंटेशन एक्सरसाइज थी। और 12 तारीख को एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी एंड 14 को जैसे कि मैंने बताया कि मॉक ड्रिल होगी। अब इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है वो ये है कि स्टेट की प्रिपेयर्डनेस को असेस करना, कि हम डिज़ास्टर आपदा को डील करने में कितने प्रिपेयर्ड हैं उसको असेस करना। इस मॉक ड्रिल में हमारे अप्रॉक्सीमेटली 7 आर्मी, ITBP, CAPFs के 7 लोग होंगे जो कि ऑब्जर्व भी करेंगे और अगर कोई हमारी कमियां हैं उनको भी बताएंगे ताकि हम उन चीज़ों को समय रहते इम्प्रूव कर सकें। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह जिला हमीरपुर में IPS अधिकारी भगत सिंह ठाकुर बतौर पुलिस अधीक्षक अपनी सेवाएं देंगे और आज 3rd बटालियन पंडोह में उनके सम्मान के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह के दौरान 3rd बटालियन पंडोह के पुलिस कर्मियों की ओर से उन्हें सम्मानित कर सलामी दी गई। वहीं इस मौके पर भगत सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिले की कमान सौंपने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। आज मैं यहाँ से जाने के अवसर पर मैं थोड़ा भावुक भी हूँ, क्योंकि जो प्रेम प्यार मुझे यहाँ के वाहिनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने दिया, उनको छोड़ करके जाना थोड़ा सा मुझे भारी लग रहा है। और अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ तो मैं काफ़ी हद तक अपने काम से, अपने यहाँ के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ कि जो मैं यहाँ पर आने के समय जो सोचा था उसमें से काफ़ी कुछ हम इसमें सब लोग मिलकर के कर पाए। तो वाहिनी से ज़िला जो है थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और मैं आभारी हूँ मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ज़रूर उनकी अपेक्षाओं पे, लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उत्तर देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। देखिए, देश का बहुत बड़ा गौरव है और देश का एक नया इतिहास रचा गया है। जैसा कल मैं न्यूज में भी देख रहा था, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं जिन्होंने लगातार कंटिन्यूअस 10 साल तो सशक्त सरकार चलाई। साथ में आज एनडीए की सरकार ने जब पिछले कल शपथ ली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश का भला किया है
उस चीज को देखते हुए आज पूरे भारतवर्ष में पिछले कल जैसे ही उत्सव का माहौल पूरे देश में था, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी आज हर जगह सेलिब्रेशन हो रहा है। उसी के तहत चुराह विधानसभा क्षेत्र में चंबा जिला की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। स्थानीय मंडल के हमारे अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और हम सब लोगों ने मिलकर के ये कार्यक्रम मनाया है। उधर आपको बता दें कि एचआरटीसी चालक यूनियन बिलासपुर इकाई के चुनाव करवाए गए और ये चुनाव यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह की अध्यक्षता में करवाए गए। मान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए हैं। साथ ही अमरचंद को संघ का प्रधान नियुक्त किया गया। धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर यूनियन। आज हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के बिलासपुर यूनिट के इलेक्शन हुए। बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांतिपूर्वक माहौल में हमारे इलेक्शन हुए और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निगम प्रबंधन से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो ड्राइवरों की रुकी हुई भर्ती है उसको तुरंत प्रभाव से दोबारा करवाया जाए, ताकि हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर जो है वो आज बिल्कुल सफ़र हो रहा है, उसको अच्छा ड्यूटी करनी पड़ रही है, वो भी राहत की सांस ले। उसके बाद मैं ये भी डिमांड करूंगा सरकार से कि जो 50,000 रुपया अदर डिपार्टमेंट को एरियर के रूप में दे दिया गया वो हिमाचल पथ परिवहन निगम को भी तुरंत दिया जाए। तो पूरा देश इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोग ठंडक पाने के लिए धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं। मंडी जिले में भी कुछ ऐसा ही धार्मिक स्थल है जहां पर लोगों को वर्ष भर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ता था। और ये सराज घाटी में स्थित माता शिकारी देवी का मंदिर है। ये मंदिर समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हैं और बहुत सुंदर लगा, बहुत शांति प्रिय स्थान लगा हम लोगों। हाँ, माता के बारे में सुना था कि यहाँ मन्नत पूरी होती है, तो इसीलिए हम आए हैं और दर्शन करने भी आए हैं। कहते हैं कि यहाँ पे छत कभी भी डालते हैं तो हम यही देखने आए थे कि क्या है। हाँ जी, मैंने स्वेटर डाली हुई, इसीलिए यहाँ पे ठंडी है ना, इसलिए स्वेटर डाली हुई है। और आपके जोधपुर में? उधर तो बहुत गर्मी है जी। हाँ जी, बहुत गर्मी है। यहाँ का तो अलग ही नजारा है जी। उधर आपको बता दें कि सोलन के बाजार लगातार मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जिस वजह से अब व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कारोबार में तेजी आएगी, साथ ही बाजार में भी रौनक देखने को मिलेगी। वहीं जो नुकसान उन्होंने मंदी के दौर में उठाया है, उस नुकसान की भी भरपाई होगी। बिजनेस डाउन है, गर्मी की वजह से भी है। लोगों की यहाँ जो फसल है, बारिश न होने की वजह से फसल भी खराब हो गया है यहाँ जमींदारों की, और जो फसल है उसके भाव नहीं है। यहाँ के लोकल चाहे खुरबानी चल रही है या आड़ू चल रहा है, इस समय उसकी फसल उसके भाव ठीक नहीं है, बहुत वो है। टमाटर भी चल गया है, टमाटर बहुत सस्ता बिक रहा है यहाँ। मैंने आज किसी ने बताया कि 100 रुपये क्रेट के करीब टमाटर का रेट है, तो जिम्मेदार की जो खर्चा है वो भी नहीं पूरा हो रहा है। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।